गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए तीसरा ऑडियो कंटेंट लेकर उपस्थित हूँ। मैंने व्हाट्सएप पर आपकी प्रतिक्रियाएं पढ़ी हैं और इससे मैं उत्साहित हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ढंग से आपके सामने सामग्री को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। यह भी मैंने देखा है कि इधर सारे डिपार्टमेंट के सारे शिक्षकों ने आपके साथ समय देना शुरू किया है और आपको काफ़ी बिजी बना दिया है। तो ये अच्छी साइन है। यूनिवर्सिटी चूँकि परीक्षाएं के लिए ज़्यादा समय नहीं देगी खुलने के बाद, इसलिए आप तैयारी करते रहें और हम लोगों की तरफ से लगातार आपको सजेशंस जो है वो मिलता रहेगा। हमने दूसरे ऑडियो कंटेंट में प्रारंभ किया था टाइपोलॉजिकल थियरी ऑफ क्राइम का जो पहला सेक्शन है, जिसको हम बायोजेनिक स्कूल कहते हैं। आशा है कि आपने इसका अध्ययन किया होगा और समझ में बात आई होगी। आप इसका नोट्स बनाते चलें और इसी का रिमेनिंग हिस्सा जो है, इसका शेष हिस्सा जो साइकोजेनिक स्कूल के रूप में जाना जाता है, को मैं इस ऑडियो कंटेंट में आपके सामने रख रहा हूँ। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। ये साइकोजेनिक स्कूल जो है उसको हम हिंदी में मनोरोगीय सिद्धांत के तौर पर भी जानते हैं। ये संप्रदाय है मनोरोगीय संप्रदाय, और इस संप्रदाय के जो विद्वान हैं वो भी अपराधियों को एक खास टाइप का ही मनुष्य मानते हैं, लेकिन उन्होंने शारीरिक विशिष्टताओं के स्थान पर मानसिक विशिष्टताओं या विलक्षणताओं पर विशेष बल दिया है। और चूँकि मानसिक विलक्षणता कई प्रकार की हो सकती है, इस कारण से इस स्कूल से जुड़े हुए विद्वानों ने व्यक्ति की मानसिक संरचना के कई अलग अलग पक्षों पर प्रकाश डाला और इस तरह से ये 3 उप संप्रदाय जिसको कहते हैं उसमें यह स्कूल विभाजित है। साइकोजेनिक स्कूल जो है वह 3 महत्वपूर्ण उप स्कूल में विभाजित है। आप एक चार्ट बना लेंगे जिसमें सबसे ऊपर साइकोजेनिक स्कूल लिखेंगे और फिर उसके 3 डिवीजन्स को नीचे चार्ट के रूप में दिखाएंगे। इसका पहला डिवीजन जो है उसको साइकोलॉजिकल स्कूल कहेंगे या साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी आप कह सकते हैं, और दूसरा जो है उसको साइकेट्रिक एक्सप्लेनेशन या साइकेट्रिक स्कूल के रूप में भी आप कह सकते हैं, और तीसरा है जिसको साइको एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन या साइको एनालिटिकल स्कूल के रूप में आप कह सकते हैं। हम इनको एक बार फिर से हिंदी में बता दे रहे हैं। साइकोलॉजिकल संप्रदाय का मतलब हुआ मनोवैज्ञानिक संप्रदाय, साइकेट्रिक संप्रदाय का मतलब हुआ मन चिकित्सीय संप्रदाय, और साइको एनालिटिकल संप्रदाय का मतलब हुआ मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। इन तीनों स्कूल की हम अलग अलग चर्चा करेंगे, अलग अलग उनकी आलोचना भी करेंगे, और फिर पूरे के पूरे साइकोजेनिक स्कूल जो है, जो ब्रॉड स्कूल है, हम उसकी कुछ कॉमन आलोचनाओं की भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पहला है, नंबर 1 है साइकोलॉजिकल स्कूल या साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, उसकी हम चर्चा करते हैं। इस स्कूल के महत्वपूर्ण विद्वानों में नाम है हेनरी गोडार्ड। आप स्पेलिंग लिख लें, HENRY GODDARD, हेनरी गोडार्ड। और इनकी रचना है, 2 रचना इनकी इम्पोर्टेंट है। एक रचना का नाम है फीबल माइंडेडनेस, FEEBLEMINDEDNESS, फीबल माइंडेडनेस सेमीकोलन इट्स कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज, 1914। और इनकी दूसरी रचना है ह्यूमन इफिशिएंसी एंड लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, 1920। इन दोनों रचनाओं में इन्होंने साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, अपराध का साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत किया। इन्होंने
अपराध की जो मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हुए कहा है कि अपराध और बाल अपराध का एकमात्र बड़ा कारण कमजोर मानसिक दशा है। आप फिर से सुन लें, इन्होंने कहा है कि अपराध और बाल अपराध का एकमात्र बड़ा कारण कमजोर मानसिक दशा है। इन्होंने मानसिक दुर्बलता को आनुवंशिक कारक माना, अर्थात ये जन्म से प्राप्त होने वाला कारक है, और इसका मापन आईक्यू के आधार पर किया। आईक्यू वर्ड आप पहले से परिचित हैं। आईक्यू में मेजर किया जाता है बुद्धि क्षमता को, और इंटेलिजेंस क्वोशेंट कहा जाता है इसको। और इसको निकालने के लिए इन्होंने एक गणितीय फॉर्मूला दिया है, जिसमें आईक्यू के इक्वल टू में लिखा है मानसिक आयु गुने 100 डिवाइडेड बाय शारीरिक आयु। आप फिर से सुन लें, मानसिक आयु गुने 100 डिवाइडेड बाय शारीरिक आयु। इन्होंने अपने सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि वास्तव में अपराधिता जो है, क्रिमिनलिटी जो है, वह आनुवंशिक नहीं होती, बल्कि आनुवंशिक होती है मानसिक दुर्बलता या मंद बुद्धिता। और मानसिक रूप से जो दुर्बल या कमजोर व्यक्ति है, वह अपराध की गंभीरता को ठीक से समझ नहीं पाता है, और इसके परिणाम से वो अनभिज्ञ रहता है, और इस कारण से उससे अपराध होता है, क्योंकि वह जानता नहीं कि वह क्या कर रहा है और वह कितना खतरनाक है, कितना कानून का उल्लंघन है, किस स्तर का उल्लंघन है, और इस कारण से वह अपराध करता है। एक और इनके समर्थक विद्वान हैं, इनका नाम है चार्ल्स गोरिंग। इनकी एक रचना है द इंग्लिश कन्विक्ट 1919। इसमें इन्होंने भी मनोविज्ञान आधारित जो प्रयोग किया, और ख़ास तौर पर इंग्लैंड के जो जेलों में बंद कैदियों का अध्ययन किया, और पाया कि वे सामान्य लोगों की तुलना में कमज़ोर मस्तिष्क के थे। वीक माइंडेडनेस, इन्होंने टर्म इस्तेमाल किया है, वीक माइंडेडनेस, ये कमज़ोर मानसिकता के थे। तो ये दो विद्वान हैं जो पहले हमारे उपसंप्रदाय, जो साइकोलॉजिकल उपसंप्रदाय हैं, उससे संबंधित हैं। अब हम बात करते हैं कि इस संप्रदाय की क्या कमियां हैं, क्या आलोचनाएं हैं। तो इसके पहले आलोचक हैं फिंक, FINK के फिंक, और इनकी रचना का नाम है कॉजेज ऑफ क्राइम 1939। और इस रचना में इन्होंने यह दावा किया है कि वास्तव में मंदबुद्धिता जो है वह एक सब्जेक्टिव आइटम है, ना कि ऑब्जेक्टिव। क्योंकि इन्होंने पाया कि मंदबुद्धिता का परीक्षण करने वाला अगर ज्यादा स्किल्ड होता है, तो वह मंदबुद्धि लोगों की संख्या को ज्यादा खोज कर निकालता है। इसका मतलब है कि मंदबुद्धिता के बारे में जितने भी आंकड़े हैं, वह सब ऑब्जेक्टिव आंकड़े नहीं है, वह समय जांच करने वाला और परिस्थितियों के कारण वह बदल सकते हैं। यह सबसे पहली इसकी कमी है। दूसरे इसके आलोचक जो हैं वो सदरलैंड हैं, और सदरलैंड ने भी अपने एक लेख में 1931 में प्रकाशित एक लेख में कहा कि जो IQ का जो पैमाना है, जो बुद्धि क्षमता को निकालने का पैमाना है, वो टाइम टू टाइम जो है इम्प्रूव होता रहा, वो परिष्कृत होता रहा है। और इस आधार पर किसी को भी संभावित जो पोटेंशियल, जिसको कहते हैं संभावित अपराधी मान लेना बहुत उचित नहीं है। क्योंकि देखा गया है, एक टर्म है पैरोल, PAROLE, पैरोल, इसके बारे में हम फिर बाद में बात करेंगे। पैरोल पर छोड़ा जाता है कैदियों को। तो पैरोल पर छोड़े गए जो अपराधी होते हैं, उसमें जो मंद बुद्धि और सामान्य अपराधी, इन दोनों का उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया और पाया कि ये दोनों पैरोल की अवधि में एक समान व्यवहार करते हैं, कानून का अनुपालन करने में वो दोनों एक समान हैं। तो कैसे माना जाए कि मंदबुद्धिता जो है कानून के उल्लंघन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इस तरह से ये दो आलोचनाएं हैं। अब हम आते हैं दूसरे उपसंप्रदाय
जिसको हम लोग कहते हैं साइकेट्रिक्स एक्सप्लेनेशन। साइकेट्रिक्स एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं उनका नाम है विलियम हीली, WILLIAMHEALEY, विलियम हीली। और इनके पुस्तक का नाम है द इंडिविजुअल डेलिक्वेंट 1915। इन्होंने अपराध संबंधी मनःचिकित्सीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया है और इनकी व्याख्या है कि व्यक्तित्व दोष मतलब पर्सनालिटी डिफेक्ट अथवा मनोरोग, साइकेट्रिक ट्रेट, साइकोजेनेटिक ट्रेट ही वास्तव में अपराध का कारण है। ये दो चीज पर बल देते हैं, पर्सनालिटी डिफेक्ट या साइकोजेनेटिक ट्रेट, मनोरोग के लक्षण जिसको कहते हैं, और यही अपराध का मूल कारण है। ये खास तौर पर ये रोग पैदा कैसे लेता है इसकी उन्होंने चर्चा की और इसका कारण बताया है फेमिलियर इमोशनल इंटरैक्शंस, पारिवारिक संवेगात्मक अंतःक्रिया। ये बच्चों में पारिवारिक संवेगात्मक अंतःक्रिया के द्वारा उसमें यह व्यक्तित्व दोष जो है या मनोरोग जो है वह उन्हें हो जाता है। और इसकी पहचान कैसे होती है तो कि वो मनोरोगी है या नहीं, तो यह उन बच्चों के जिसको कहते हैं इमोशनल डिस्टर्बेंसेज के माध्यम से ही उसकी पहचान होती है। इमोशनली वो डिस्टर्ब है या नहीं है इसके माध्यम से ही उसकी पहचान होती है। और सामान्यतः जो इमोशनली डिस्टर्ब जो बच्चा होता है वह जो व्यवहार करता है, वह जो उत्तेजनात्मक व्यवहार करता है वह वास्तव में अपराध के रूप में ही प्रकट होता है। इन्होंने और आगे अपने सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो पर्सनालिटी डिफेक्ट है, जो मनोरोग के लक्षण हैं, उसके कारण एक व्यक्ति में कुंठा का जन्म होता है। कुंठा आप शब्द से परिचित हैं, एक खास तरह के फ्रस्ट्रेशन से संबंधित है। ये शब्द यह कुंठा को जन्म देता है और कुंठा जो है उस व्यक्ति में इमोशनल स्तर पर बेचैनी पैदा करता है, उसके अंदर खास तरह की एंजाइटी को पैदा करता है। और इस बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए वह जो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार करता है वह व्यवहार सामान्यतः अपराध के रूप में ही अभिव्यक्त होता है। तो आप इनको एक समरी के रूप में देख सकते हैं कि पारिवारिक संवेगात्मक अंतःक्रियाओं के कारण एक बच्चे में कुछ व्यक्तित्व संबंधी दोष अथवा मनोरोग के लक्षण प्रकट होते हैं। व्यक्तित्व दोष जो है उस बच्चे में कुंठा को जन्म देता है। कुंठा को आप जो है वह फ्रस्ट्रेशन, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस रूप में आप देख सकते हैं। यह कुंठा जो है उसके अंदर एक इमोशनल या संवेगात्मक जो है वह बेचैनी या एंजाइटी को डेवलप करता है और इस बेचैनी से छुटकारा पाने के लिए वह जो कुछ भी व्यवहार करता है वह अपराध के रूप में अभिव्यक्त होता है। आप सामान्य तौर पर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि करीब करीब इसी तरह की बेचैनी जो है वह जो एडिक्ट लोग होते हैं, जो शराब और नशे के जो एडिक्ट लोग होते हैं, अगर उनको नशा नहीं मिलता है तो वह खास तरह की बेचैनी का अनुभव करते हैं तब तक जब तक कि उनको फिर वापस नशा ना मिल जाए। और अगर नशा नहीं मिलता है तो उनके द्वारा जो व्यवहार होता है, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार होता है, वह सामान्य व्यक्तियों के लिए एक अपराधी व्यवहार के रूप में ही अभिव्यक्त होता है। हम समझते हैं कि आप इसको समझे होंगे। अब हम इसकी मूल आलोचना पर आते हैं। इसके आलोचक जो हैं वो पॉल सिल्डर हैं। स्पेलिंग आप नोट कर लें, PALSCHILDER, पॉल सिल्डर हैं, जिन्होंने 1940 में न्यूयॉर्क के अपराधियों का अध्ययन किया था और
पाया कि उसमें से 83.8% बिल्कुल सामान्य थे, उनको कोई मनोरोग नहीं था। तो जब 83.8% लोगों में कोई मनोरोग नहीं है, तो इसका मतलब कि मनोरोग को अपराध का कारण बताना यह उचित नहीं है। यह पॉल सिल्डर का सबसे बड़ा आरोप है कि जो दो चार अपराधियों में अगर मनोरोग के लक्षण मिल रहे हैं तो उस मनोरोग को हम अपराध के एक बृहत कारक के रूप में स्थापित करें, यह सही नहीं। दूसरे इसके आलोचक हैं डनहम, DUNHUM, डनहम, और इन्होंने 1939 में एक जगह है अमेरिका का इलिनॉयस, ILLINOYS, इलिनॉयस के एक अस्पताल में 500 पुरुषों का अध्ययन किया और पाया कि एक खास बीमारी सिजोफ्रेनिया को पाया कि यह जो सिजोफ्रेनिया की बीमारी है उसका क्रिमिनलिटी के साथ जो है कोई रिश्ता नहीं है, या नगण्य रिश्ता, ना के बराबर रिश्ता। अब हम आते हैं एक तीसरे स्कूल पर, जो तीसरा जो हमारा संप्रदाय है जिसको कहा जाता है साइको एनालिटिकल संप्रदाय, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। आप लोग मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय से परिचित हैं। एक विद्वान हुए हैं, उनका नाम है फ्रॉयड। इन्हीं को माना जाता है इसका फाउंडर, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का फाउंडर फ्रॉयड को माना जाता है। और आपने सुना होगा उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो ये जो मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत है, इसके आधार पर डेविड अब्राहम सेन, नाम आप नोट कर लें, डेविड DAVID, डेविड अब्राहम ABRAHMSEN, डेविड अब्राहम सेन ने 1952 में अपराध का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अर्थात मनोविश्लेषण सिद्धांत के आधार पर इन्होंने क्रिमिनलिटी की व्याख्या करने का प्रयास किया। और इनका मानना था कि ईड, ईगो और सुपर ईगो में जो असामंजस्यपूर्ण स्थिति के कारण जो विचलित व्यवहार पनपता है, उसे ही सामान्य तौर पर अपराध कहा जाता है। और यह देखा गया है कि ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा मूल कारण है कि एक व्यक्ति के सुपर ईगो का अगर पूर्ण विकास नहीं हुआ हो, तो ऐसी दशा में सुपर ईगो का जो मूल काम है वह काम होता है ईड पर नियंत्रण करना या ईड का दमन करना। ईड का मतलब होता है मूल प्रवृत्ति, जो आदमी का बायोलॉजिकल डिजायर है। तो बायोलॉजिकल डिजायर को सप्रेस करना या कंट्रोल करना सुपर ईगो का काम है। अब अगर सुपर ईगो ही पूरी तरह से डेवलप नहीं हो तो इसके फलस्वरूप उसमें अपराधिता का जन्म होता है। डेविड अब्राहम सेन ने एक मैथमेटिकल फार्मूला भी दिया और इसके माध्यम से क्राइम को समझाने का प्रयास किया, क्राइम को मैथमेटिकल एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इनका फार्मूला है C = T+S/R। यहाँ C का मतलब है क्राइम, T का मतलब है एटीट्यूड, S का मतलब है सिचुएशन और R का मतलब है रेसिस्टेंस। ये कहना ये चाहते हैं कि एक व्यक्ति में जोरदार आपराधिक प्रवृत्तियां हैं तथा उनके रोकने की शक्ति भी काफी कम है, तो अपराधी व्यवहार उत्पन्न होगा ही। आते हैं इनकी कुछ आलोचनाओं पर। इनकी पहली आलोचना है कि आलोचक ये कहते हैं कि जो प्रारंभिक संवेगात्मक संघर्ष और तनाव व्यक्तित्व के विकास और अपराधी व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं,
ये बात तय है, इससे सहमत हैं भी आलोचक, जो प्रारंभिक अवस्था में जो इमोशनल जो संघर्ष होता है और तनाव होता है वो व्यक्तित्व के विकास और अपराधी व्यवहार को प्रभावित जरूर कर सकता है, लेकिन एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के रूप में इसको एकदम सरल रूप में प्रस्तुत कर देना, ये विज्ञान के दृष्टिकोण से और सोशल साइंस के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इसको कहते हैं कि यह अति सरलीकरण है। इतना सरल व्याख्या अपराध की संभव नहीं है। अपराध एक जटिल व्यवहार है और उसको इतना सिंपल गणितीय फॉर्मूला जैसे 2 जोड़ 2 बराबर 4 होता है उस तरह से समेटना ये संभव नहीं है। दूसरा एक और मामला आता है, दूसरी आलोचना यह है जिसमें कई बार ऐसे मामले आते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपराध करता है, फिर उसको स्वीकार भी करता है और फिर दंडित भी होता है। दंडित होने को प्रायश्चित के रूप में रैशनलाइज करने की क्रिया यह बताती है कि उस अपराधी में सुपर ईगो का विकास ठीक ही ठाक हुआ है। अब अगर वो दंड को एक्सेप्ट कर रहा है इसका मतलब है कि सुपर ईगो का विकास सही हुआ है। तो फिर अगर सुपर ईगो का सही विकास हुआ था तो फिर उसने अपराध किया ही क्यों, ये प्रश्न मार्क उठता है। सिद्धांत कहता है कि जिसका सुपर ईगो का विकास नहीं हुआ होता है वो ईड का सही तरीके से दमन नहीं कर पाता और जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वह व्यक्ति अपराध करता है। लेकिन यहां तो ऐसे भी केसेज हैं कि एक व्यक्ति अपराध करता है, खुद सरेंडर कर देता है, खुद जो है वो कोऑपरेट करके पनिश्ड भी होता है और अपने पनिशमेंट को जो है वो सही ठहराता है, रैशनलाइज करता है कि नहीं पनिशमेंट मेरा सही है, बिना पनिशमेंट के हमारे अपराध का प्रायश्चित नहीं हो सकता था। तो ये तो साफ जाहिर करता है कि उसका सुपर ईगो बहुत स्ट्रांग है कि वह अपराध किया और पनिशमेंट को सही मान रहा है, पूरे सिस्टम को सही मान रहा है। तो ऐसे में यह कहना कि उसके सुपर ईगो का विकास ठीक ठाक नहीं हुआ है यह गलत होगा। ये बिल्कुल ये सिद्धांत से मेल नहीं खाता। अब लास्ट में हम आते हैं कि साइकोजेनिक जो स्कूल है, जो हमारा बेसिक स्कूल है, उसकी कुछ सामान्य कमियां क्या है, मतलब जो कि तीनों उप संप्रदायों पर लागू होती हैं, ऐसी कुछ कमियों की हम चर्चा करेंगे। इसमें जो पहली कमी है कि पूरे सिद्धांत जो हैं, जो तीनों सिद्धांत हैं, उसमें मेथोडोलॉजिकल और साइंटिफिक टेम्परामेंट का अभाव देखा जाता है। ये मानकर चलते हैं कि लोगों के 2 समूह होते हैं। ये तीनों सिद्धांतों में हम लोगों ने देखा है कि जब भी ये प्रयोग करते हैं तो 2 व्यक्तियों के 2 समूह लेते हैं, एक अपराधी समूह और दूसरा जो है अनअपराधी समूह, जो सामान्य व्यक्तियों का समूह है। और फिर दोनों का जो है वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करके कुछ ना कुछ थियराइज करते हैं। लेकिन क्या वास्तविक जीवन में ऐसा संभव है कि कुछ लोग जो हैं वो अपराधी हों और कुछ लोग अनअपराधी हों? वास्तव में अपराधी और अनअपराधी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हर व्यक्ति कुछ मुद्दे पर अपराध करता है, कुछ मुद्दे पर वो अपराध नहीं करता है। ऐसे में अपराधी और अनअपराधी के रूप में व्यक्तियों को 2 समूह में बांटना और उसको एक कंट्रोल्ड ग्रुप मानना, यह मेथोडोलॉजिकल फ्लॉ है। तो ये इनकी पहली सबसे बड़ी आलोचना है और ये पूरे स्कूल की आलोचना है। इसके बाद जो दूसरी आलोचना है वो खास तौर पर साइको एनालिटिकल स्कूल पर लागू होता है कि इन्होंने कई ईड, ईगो, सुपर ईगो या और कई ऐसे महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया है, जैसे कुंठा, जैसे इमोशनल फ्रस्ट्रेशन, ऐसे कई ऐसे शब्दों का ये लोग बराबर प्रयोग करते रहे हैं। इन शब्दों का बिल्कुल ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन नहीं दिया गया है। समय के हिसाब से इन शब्दों का अर्थ बदलता है। यह भी साइंस के टेम्परामेंट के अगेंस्ट है। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण इनकी आलोचना है कि ये जितनी भी शब्दावलियों का इस्तेमाल करते हैं उनका अर्थ ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि वो बराबर सब्जेक्टिव रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। ईड, ईगो और सुपर ईगो जो फ्रायड
का कंट्रीब्यूशन है उसका भी कोई स्टैंडिंग और स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। तीसरी इनकी आलोचना है कि इन लोगों ने ज़्यादातर अनुसंधान जो किए हैं वह कंट्रोल्ड और स्मॉल ग्रुप्स पर किया है, जैसा कि साइंस में होता है। बिल्कुल नेचुरल साइंस में जो होता है छोटे छोटे समूहों पर, जैसे आपने देखा होगा लेबोरेटरी में चूहों के समूह पर, इस तरह बंदरों पर ये प्रयोग करते हैं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं। और वैसा ही कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट जो है ये मनुष्यों पर भी करते रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ अपराधी व्यवहार एक बहुत जटिल व्यवहार है और उसको बहुत छोटे समूह और कंट्रोल्ड ग्रुप पर करके एक कोई सामान्य सिद्धांत देना यह ज़्यादा उचित नहीं है, ज़्यादा संभव भी नहीं। इसलिए यह साइकोजेनिक स्कूल है, उसकी यह एक बहुत कॉमन आलोचना है। एक और आलोचना है, और वह आलोचना जो है वो है कि ये सारे विद्वान जो हैं वह व्यक्ति केंद्रित व्याख्या करते हैं। मतलब एक व्यक्ति क्यों अपराधी होता है इसकी चर्चा ज़्यादातर करते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि अपराधी व्यवहार सिर्फ व्यक्ति से जुड़ा नहीं होता, बल्कि यह समूह व्यवहार के रूप में भी होता है। आप देखोगे, आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि इस स्थान के व्यक्ति की तुलना में इस स्थान के व्यक्ति ज़्यादा अपराधी क्रिया करते हैं, इस देश से की तुलना में उस देश में ज़्यादा अपराध होता है, इस क्षेत्र की तुलना में उस क्षेत्र में ज़्यादा अपराध होता है। तो यह जो है यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल फैक्ट है, क्योंकि अपराध की दर जो है वह ज़्यादा आसानी से मेजर किया जा सकता है। इस जाति की तुलना में उस जाति में ज़्यादा अपराध होता है, ये सारी चीज़ें आसानी से मेजर होती है। लेकिन एक व्यक्ति पर इन्होंने सारा अनुसंधान केंद्रित किया है, जो वास्तव में ज़्यादा सही नहीं है, ज़्यादा वैज्ञानिक नहीं है, और इनके सिद्धांत को समूहों के अपराधी व्यवहार पर लागू भी नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से हम ये आपको संक्षेप में एक्सप्लेन किया है साइकोजेनिक स्कूल और उसके ब्रांचेस के बारे में। आपको मैं एक बता दूं यहाँ पर कि अगर आपको टाइपोलॉजिकल थियरी आता है एग्जामिनेशन में तो आप दोनों स्कूल की चर्चा करेंगे। आप बायोजेनिक और साइकोजेनिक दोनों स्कूल की चर्चा करेंगे। लेकिन अगर परीक्षा में अगर आपको सवाल सिर्फ एक थियरी बेस्ड आता है, ज़्यादातर इसमें जो है वो लोम्ब्रोसो थियरी पर बेस्ड सवाल आते हैं, तो अगर लोम्ब्रोसो की थियरी पर ही बेस्ड सवाल आते हैं तो आप इसको उस हिसाब से एडिट कर लेंगे। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप बायोजेनिक स्कूल की ही चर्चा करेंगे, साइकोजेनिक स्कूल को एक पैराग्राफ में ही आप समेट देने का प्रयास करेंगे। लेकिन चूंकि सिलेबस टाइपोलॉजिकल थियरी की बात करता है, इसलिए हमने विस्तार से आपको 2 ऑडियो कंटेंट में इसको डिटेल में समझा दिया। आप इसका एक जो है कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स जो है बना लें और परीक्षा में अपने हिसाब से उसको फोल्ड करें। स्टूडेंट्स, मैं अगले ऑडियो कंटेंट में सोशियोलॉजिकल थियरी ऑफ क्राइम की चर्चा करूंगा, और संभवतः यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है और ज़्यादा वास्तविकता के करीब है, और इससे संबंधित भी मैं 2 पार्ट में ऑडियो कंटेंट को अपलोड करूंगा। तब तक के लिए बाय।